गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वक्त मेरे साथ विवेक गांगुली हैं, जो कि आपने पीएससी 2016 का मेन एग्जामिनेशन आपने ट्राई किया है, और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडलाइन के लिए वीडियो हमने तैयार की है ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है और तैयारी किस ढंग से हमें करनी चाहिए, ताकि आपको बेसिक आइडियाज़ मिल जाए। और विवेक चूँकि पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप पाथ के रेगुलर स्टूडेंट भी रहे हैं, और इस साल आपको पीएससी प्री पास करके मेंस देने का मौका भी लगा है। तो विवेक, मैं जानना चाहूँगा इसमें कि एग्ज़ाम के दौरान जो क्वेश्चंस आपने रेडी किए थे और जो एग्ज़ाम में आपने देखा, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा लगा कि आपने पहले से गेस कर लिए थे? कुछ टेस्ट प्रैक्टिस का कितना फ़ायदा मिला, स्ट्रैटेजी आपने क्या बनाई थी, इनके बारे में डिस्कशन करना। सर स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल हम पेपर 7 लेते हैं, उसमें रिपीटेशन का ज़्यादा कोई चांस रहता नहीं है। हम लोग ने अज्यूम करके रखा था कि टूरिस्ट प्लेस पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग पूछ भी लिया, 500 वर्ड्स में पूछ भी लिया। फिर पॉलिटिकल जैसे था, इलेक्शन कमीशन बहुत फेमस उछला हुआ टॉपिक है, तो वो 8 नंबर में आ गया सिर्फ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। मैं सिर्फ वही पढ़ पाया था कि इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में 14-15 बॉडीज हैं, तो सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ा, फुल स्ट्रैटेजी बेस्ड था वो 8 टॉपिक, बस एक ही टॉपिक आया 8 नंबर का। तो स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है। देन जब टेस्ट सीरीज के बाद आती है, तो टेस्ट सीरीज में अपन जब घर में बैठ कर लिखते हैं तो वो अलग रहता है, और यहाँ बैठ के जब ऐसे यहाँ पे लिख रहे हैं, एग्जाम में बैठ के लिख रहे हैं, वो पूरा अलग हो जाता है। माइंड में तुरंत क्लिक करना रहता है। इस साल एक पॉलीमर्स का क्वेश्चन आया था कि उसमें 3 पार्ट क्वेश्चन में, एक पार्ट था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमर। बहुत सिंपल है, नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर, लेकिन मुझे एग्जाम में सूझने में 1 मिनट लग गया कि क्या है। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए कि फटाफट क्लिक हो जाना चाहिए, वो टेस्ट सीरीज पे फायदा होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे का जहाँ टैक्स फीस था, डिमोनेटाइजेशन टेस्ट सीरीज में भी था, और जैसे कुछ बुक्स है योजना एज इट इज उसमें दिया हुआ है, बहुत इजी पड़ जाता है। डाटा वहाँ से निकाल लो, फैक्ट्स डाल दो, डाटा ऐसे 27 बिलियन रुपीस लगा है, देन 12.8% ऑफ जीडीपी है। फिर जैसे देखना है कि हर चीज़ है, सोशल इकोनॉमिक, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो हर चीज़ में होता है। ऐसे में बहुत हेल्पफुल होता है कि आप कुछ भी चीज़ का सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल ये बहुत अच्छा पॉलिटिकल मूव है वोट गेन करने के लिए। देन सोशल जैसे गरीबों का मतलब एनपीओ वगैरह, इकोनॉमी में बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो हर चीज़ में उसको आप लिख सकते हो। देन दूसरे कंट्री से कंपेरिजन, केनिया में बहुत ज़्यादा अच्छा कैशलेस इकोनॉमी है। देन साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, 5.5% सबसे दूसरे कंट्री से उससे ज़्यादा है। वो सब योजना में दिया हुआ है, तो मैगजीन्स अच्छी कहती है कि योजना कुरुक्षेत्र बेस्ट होता है ऐसे के लिए। उससे एज इट 2-3 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, तो बहुत ईजी पड़ जाता है। और आपने इसमें राइटिंग वर्क भी किया था बीच बीच में, विवेक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने चेक किए, तो उस बेसिस पर जैसे एक इत्तेफाक से आपने डिमोनेटाइजेशन पर आंसर लिखा, तो आई थिंक वो एज इट इज आया, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो विवेक, स्टूडेंट को ये समझाइए कि टेस्ट देने के कितने फ़ायदे हैं? टेस्ट देने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बिकॉज 3 घंटा लिखना एक अलग ही वो रहता है। अपन घर में बैठ के लिखते हैं तो 5 मिनट बाद हाथ दुख रहा है तो बैठ जाती है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा कर नहीं सकते, राइटिंग रहता है पूरा। 3 घंटा लिखना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है अगर प्रैक्टिस हो तो, वरना तो उन्हीं से मार्क्स भी निकल जाएगा, इतना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस होना तो बहुत ईजी पड़ता है, पूरा माइंड सेट रहता है, कैसे ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, क्या क्या पहले अटैम्प्ट करना है, वो टेस्ट में हो जाता है। टेस्ट में पास में जैसे पेपर आता है एग्जाम में मेंस में, वैसे ही पेपर पास में टेस्ट में था, तो वो इजी पड़ गया था कि हमको पता है कि कैसे से लिखना है, राइटिंग कैसी सुधरनी चाहिए, कितना कहाँ पे लिखना है, कोदा आदि काटा पीटी वो सब नहीं होनी चाहिए। तो वो 1-2 टेस्ट तो थोड़ा बुरा जाते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो फिर रिकवरी हुई थी बहुत अच्छा हेल्पफुल हुआ। जैसे मैंने कैसे लिखा था एल्कोहलिज्म के ऊपर, मुझे नंबर 35 मिले थे आउट ऑफ 100। तो सर से पूछा सर दिक्कत क्या हो गई, सर बोले कि इंट्रो बहुत वीक था। देन नेक्स्ट ऐसे लिखा मैल न्यूट्रिशन के ऊपर, उसमें मुझे 55 आउट ऑफ 100। तो उसमें मेरा इंट्रो इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा था, कंटेंट इतना ज़्यादा डाल दिया कि नंबर फिर वहाँ पे थोड़ा कटने के कम चांस होते हैं। जैसे इकोनॉमी में पूछा था इस बार 500 वर्ड्स में 2 टॉपिक थे, एक मनरेगा था, आयरन स्टील था। मनरेगा में 8-10 पॉइंट है जो फैक्ट्स वाले थोड़े थे, से कब शुरू हुआ, बेरोजगारी भत्ता कितना है, तो वही थे। लेकिन ये बोल सकते हो कि पॉलिटिकली अच्छा मूव है, लोगों को रोजगार मिलता है, वो थोड़ा सा अपने से लिखना। लेकिन जैसा आयरन स्टील आ गया, बेलाडीला में है अपना, फिर बीएसपी यहाँ पे क्यों है कि वहाँ पे दल्ली राज्य में पानी आता है, तांदुला से पानी आता है, कोरबा से इलेक्ट्रिसिटी आती है, कोल आ जाता है वहाँ पे। फिर जिंदल वहाँ पे रायगढ़ में क्यों है, क्योंकि वहाँ से वार्ड ऑफ नगर रामनगरगंज से कोल आ जाएगा। देन ईब और कन्हार का पानी मिल जाता है वहाँ पे। तो वो एक फैक्ट्स इसमें कुछ काटने के लिए नहीं रहेगा, पता ये है तो है, ये फैक्ट्स आप डाले आपको पता होनी चाहिए।
साइंस में जैसे डायग्राम पूछ लिया, रे डायग्राम, लेटलांटिस और डायनामो का डायग्राम में बहुत सही रहता है कि आप अच्छे से बनाना डायग्राम, उसका लिख दो ट्रांसपोजिशन क्या है, लेड ऑक्साइड है, NH4Cl है, उसमें कुछ काटने के लिए नहीं बनता। वो छोटे छोटे क्वेश्चन में पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर 500 वर्ड में पूछा था, 40 में आंसर सिर्फ 3 डायग्राम बनाने थे, उसका डिस्क्रिप्शन देना था। तो वो एक बहुत, अगर आपको पता है यूबोध में दिया हुआ है 10th क्लास की यूबोध में, उससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया था। तो वो अगर एक एक बुक आप अच्छे से पढ़ लो, एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते हैं, 5 की बुक है लूसेंट की, सिर्फ एक लूसेंट की जनरल साइंस आती है, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन था जो 10th में बुक में दिया पैरामैग्नेटिज्म का, 8 नंबर का आ गया था, मॉलिक्यूलर डायग्राम भी बनाना था, वो लूसेंट की जनरल साइंस में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे तो पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म तीनों का डिस्क्रिप्शन अच्छे से बताया हुआ है। देन फिर टेरेस्ट्रियल बॉडीज, कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म जो पूछा था, वो भी 10th की बुक में नहीं दिया हुआ है, उसमें एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक दिया हुआ है, लेकिन जो कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है वो लूसेंट जनरल साइंस में अच्छा दिया हुआ है। तो 2-3 बुक रखिएगा। और जहाँ तक फिर इकोनॉमिक की बात आती है, सबसे पहले वही। अच्छा, साइंस में एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि साइंस में कभी ऐसा लगता है कि सिलेबस से बाहर की भी चीज़ आ रही है, थोड़ी सी रेंज बढ़ाकर इन्होंने पूछा यस सर, ऐसा होता है। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन थे C3 और C4 के, तो C3 C4 एज इन लाइट और डार्क रिएक्शन जो युगबोध में दिया हुआ है, लेकिन वो वहाँ पर कहीं लिखा नहीं युगबोध में C3 C4 रिएक्शन है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आ जाता है। वैसे कुछ क्रोमोसोम के नाम एक्स्ट्रा हो गए, कुछ हार्मोन के नाम एक्स्ट्रा पूछ लेता है, तो वो एक अच्छा रहता है कि आप 11th क्लास की जो युगबोध है ना, उसको एक बार रेफर कर लेना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे ही बाहर से। पैरामैग्नेटिज्म इस बार हो ही गया, तो वो कई आने 10th पे सिलेबस में, लेकिन पूछा तो है 8 नंबर पूछ लिया, तो वो एक बहुत बढ़िया था कि आप 11th क्लास की युगबोध एक बार, अगर टाइम हो तो, अगर टाइम नहीं हो तो मत देखिए, लेकिन अगर टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा, वो एक एज दिला देगा बहुत। इसमें बेसिकली युगबोध पब्लिकेशन की जो किताबें आती हैं बच्चों के लिए आती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए आप उन किताबों को देख सकते हैं, रेडीमेड गाइड्स हैं। हालांकि जब भी आपको पढ़ना चाहिए कायदे से टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए, फिर गाइड की ओर जाए, तो जैसा विवेक ने किया है कि पहले टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लिया, फिर हम गाइड की ओर गए। तो गाइड में क्या है, रेडीमेड आंसर्स मिल जाते हैं। नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए खासकर ये हेल्पफुल बात होती है कि आप रेडीमेड चीज़ों को पढ़ लें। कई बार होता है कि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो आपने उनको रेडीमेड तैयार कर लिया और जाकर एग्जाम में परफॉर्म करके आ गए। ओके, मैं नेक्स्ट चाहूँगा इकोनॉमिक्स पर हम बात करें विवेक, और इकोनॉमिक्स पर किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया था? इकोनॉमिक्स में हम लोग जैसे पास में स्टूडेंट थे, तो सर थे योगेंद्र वर्मा सर, बहुत हेल्पफुल थे, बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड किए थे, और उन्होंने बुक बताई थी लेक्सिस नेक्सिस। एक बार चीज़ में देखिएगा कि लास्ट ईयर का पेपर, इस साल का पेपर उससे बाहर नहीं जा रहा है, नेशनल इंडियन इकोनॉमिक से इस बार क्वेश्चन आया था 8 नंबर में, 12 5-year प्लान, उसमें बहुत अच्छे से पॉइंट लिखा हुआ है। 47.7 लाख करोड़ है बजट है, 1% ज़्यादा है लास्ट ईयर से, 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ है, 8.2% हमारा टोटल GDP ग्रोथ है, 9% था लेकिन रिसेशन की वजह से कम हो गया। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। सिर्फ अगर उसको 3-4 में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा नंबर, उसमें ऐसे काटने तक कुछ है कि इकोनॉमिक पेपर नंबर मिलते नहीं है, वो डिफिकल्ट चीज़ है। तो अगर उसमें आप डाटा भर दोगे तो उसमें कुछ काट नहीं पाएगा आदमी, वो एक अच्छा रहता है। देन सिलेबस तो फॉलो हो नहीं रहा इकोनॉमी में, सर आप भी देखिए सिलेबस में फॉलो कर नहीं रहे हैं। तो UPSC की जो बुक्स है, लेक्सिस नेक्सिस हो गया और रमेश सिंह हो गए, तो उसमें जैसे रूपी कन्वर्टिबिलिटी हो गया, और इन्फ्लेशन तो काफ़ी है, तो WPS C पे इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करके दिया हुआ है विद डिफरेंस से। C पे इन्फ्लेशन फॉर एग्रीकल्चर लेबर, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, कौन निकालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, ये सब निकालते हैं, तो बहुत उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, उससे बाहर नहीं जा रहा है। तो उस पर आप रेफरेंस में देख सकते हैं, अच्छी बुक है वो लेक्सिस नेक्सिस। देन CG के लिए इकोनॉमिक सर्वे, बजट मस्ट है, वो पढ़ना ही है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव बचता ही नहीं है उसके लिए। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से आए हुए हैं, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से। पब्लिक डेट का कोई पब्लिशर छापा नहीं है, तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है ना वो, कि कितना हमारा फर्स्ट है इंटरेस्ट लायबिलिटी में, तो उसका थोड़ा सोच के आप लिख सकते हैं, तो वो उसको पढ़ना ही, उसमें दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है, वो बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमिक सर्वे। और बजट भी, अब बजट में फिस्कल पॉलिसी, हमारा फिस्कल पॉलिसी काफ़ी अच्छा है, तो एक वो रहता है, उसको पढ़ सकते हैं। तो बजट एक और इकोनॉमिक सर्वे मस्ट है पढ़ने के लिए, उसके बिना पेपर में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। ओके, यदि हम बात करें कि CG के फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, ठीक है ना,
तो सीजी छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन या छत्तीसगढ़ को अक्सर लोगों को कंप्लेन है कि इंग्लिश मीडियम में कुछ मिलता नहीं, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे Yes, बात sir. के, और इंग्लिश मीडियम में एक बुक भी हमने तैयार करके दी है। Yes, sir. तो कितनी हेल्पफुल रही किताब, और एक्स्ट्रा एडिशनल आपने इसके अलावा क्या तैयार किया, उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। सर इंग्लिश मीडियम में सबसे दिक्कत होती है कि हम लैंग्वेज और कल्चर कैसे पढ़ें। सीजी का कल्चर से बहुत सारे भोजली हो गया, पंडवानी पंथी, कबीर पंथी, वो तो कैसे पढ़ें। ये तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है जैसे सीजी गवर्नमेंट की, बट वो पूरी हिंदी में है। पास की बुक में एक फ़ायदा है कि उसका ट्रांसलेशन है, वो इंग्लिश लोग की इतना अच्छा हो जाता है कि वर्ड टू वर्ड, मतलब मुझे भी दिक्कत थी तो मैं सिर्फ उसको देखा कि मैच अच्छा ये है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन था, फटाफट उसको आप रट सकते हो ना, इंग्लिश में कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर से भोजली का पूछा था तो पास की बुक में लिखा है श्रावण शुक्ल 9th डे, एज इट इज उसको आप लिख दो ना। और फिर हिंदी में पढ़ने में श्रावण इंग्लिश वाले को दिक्कत होती है, बाकी श्रावण शुक्ल 9th डे तो इजी पड़ जाता है। पास की बुक में जो कल्चर के स्पेशली जो पार्ट है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप उसको ज़रूर रेफरेंस कीजिए, स्पेशली इंग्लिश मीडियम, इससे दिक्कत होती है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और फिर जैसे जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं तो वो भी उसमें अच्छे से दिया हुआ है, ऑर्नामेंट्स, डिशेस, हमारे गॉडेस, गॉडेस, वोंगाबाद हो गया, फिर सागा, जितने भी सागा, ढोलमारू, ये सब सागा जितने भी हैं तो वो अच्छे से दिया हुआ है, उसमें आप उसको रेफर कर सकते हैं। पास की बुक इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा एडिशनल कुछ चीज़ें आपने जो पढ़ी, लाइक वेबसाइट वगैरह की मदद Yes, ली है। sir. अक्सर क्लासरूम में जैसे हम सलाह देते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी फॉलो करें कुछ हद तक, तो उनका कहाँ तक आपको बेनिफिट मिला। उनका बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि जैसे पब्लिक डेप्थ हो गया, पैडिक प्रोक्योरमेंट जिस पर पूछा था, और वो तो किसी बुक में मिलता नहीं है, तो वो जितना ज़्यादा हो सके आप वेबसाइट से ही देखिए। गवर्नमेंट की डायरेक्ट वेबसाइट हो गया, देन कुछ चीज़ें जैसे फॉरेस्ट के बारे में पूछा था तो फॉरेस्ट पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, और फॉरेस्ट वेबसाइट पे जाके देखिए, या अगर वेबसाइट नहीं जाना है तो आरण्य भवन में ब्रोशर्स मिलते हैं, या राजस्थान में जो ब्रोशर्स मिलते हैं उसमें बहुत अच्छे से दिया होता है, उसको बस अगर पढ़ जाता है हार्डली 10 मिनट का काम होता है, बहुत सारे ब्रोशर्स होते हैं, उसको पढ़ लीजिए। ब्रोशर्स और वेबसाइट अच्छे रहते हैं, वो बेनिफिशियल रहेगा। ओके, इसके अलावा विवेक, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि अक्सर स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सीजी के फैक्ट्स में वेरिएशन है ना। तो मेरा मानना है कि प्रीलिम्स में 10% फैक्ट्स हैं, 10% फैक्ट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, Yes, sir. अननेसेसरी उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेंस का सवाल है, मेंस में इकोनॉमिक सर्वे, बजट या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स हैं, उनको हम फॉलो कर सकते Yes, हैं, sir. और वो अथॉन्टिसिटी हम वहाँ से गेन कर सकते हैं, ताकि आंसर्स में जहाँ फैक्ट्स की जरूरत है। अदरवाइज मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के सारे आंसर नहीं लिखा जा Yes, सकता, sir. बिकॉज आप सारे आंसर्स फैक्ट्स को Yes, रट sir. के नहीं लिख सकते। Yes, sir. तो बेटर होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आप अपना डेवलप करें, उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाए। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन है कि पहले हम प्री प्रिपरेशन करें फिर मेंस करें, तो इसमें जो इंटीग्रेटेड पैटर्न हम बाद में फॉलो करते हैं उसका कितना बेनिफिट आपको मिला, वो मैं सुनना चाहूँगा। बहुत बेनिफिट मिला था सर। फॉर एग्जांपल पीएससी तो अपन एक साइड रखे, सिंपल पटवारी का पेपर जो आया था व्यापम का, उसमें भी स्टेट के टर्म्स पूछ लिए थे कि स्टेट में ये में से कौन से टर्म्स हैं, 8 टर्म्स दिए हुए थे, तो वो तो प्री का पार्ट नहीं, उसकी मेंस का ही पार्ट है, तो कोई फर्क नहीं है। तो पीएससी में तो लेवल बढ़ा के रहेगा, कोई फर्क नहीं है प्री मेंस में। अगर आपको पूरा, अगर लक्ष्मीकांत अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो उसको प्री के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही कम पूछेगा, डिटेल पूछेगा, एकदम डिटेल तक जाएगा। देन जैसे सुंदरलाल शर्मा के बारे में स्टेटमेंट पूछा था, तो वो प्री का पार्ट नहीं, वो मेंस का पार्ट है, इसलिए आपको ग्रंथ अकेडमी की बुक या पास की बुक उसको पढ़ना ही पड़ेगा, वो प्री में भी आना ही है। अब तो दूसरे एग्जाम्स आप देख रहे हैं सीजी पीएससी के जो होते हैं उसमें भी पूछ रहा है, डिटेल से ही पूछ रहा है, तो ऐसे नहीं कि आप सिर्फ कुछ इकोनॉमिक सर्वे या जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के उसको आप पढ़ के आपसे बैठ जाओ, वो नहीं, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत पूरा पता होना चाहिए आपको, इकोनॉमिक सर्वे पूरा पता होना चाहिए, क्यों है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट कितना बाउंड्री टच कर रहा है, एक एक डिटेल आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब वो हेल्पफुल होता है। जैसे पूछ लिया था कि पाथ ही टेस्ट में पूछा था फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड यूटिलिटी फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये सब पूछे थे, तो ये प्री का पार्ट नहीं है, लेकिन वो मेंस में आता है, और मेंस में डिटेल है, और प्री में उसका बस वो एक वर्ड पूछना है, तो पूरा ही पढ़ दो ना, उससे अच्छा क्या रहेगा। देन कल्चर जो है, कल्चर प्री में तो कोई फर्क है ही नहीं, एज इट इज उसका जो पार्ट उसमें लिखना है, तो उसको जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जो ऑर्नामेंट्स हैं
जैसे और जो मुहावरे हैं जो पूछता था वो तो लास्ट ईयर आपको देखेंगे कि 40 मार्क्स से पूछा है, मुहावरे बताओ, फिर 5 लोकोक्तियाँ बताओ, तो प्री में पढ़ते हो तो मेंस में रेडी हो जाता है। तो कोई फ़र्क तो अब रहा ही नहीं प्री मेंस में, पूरा ही डिटेल हो चुका है सब कुछ। आप एक चीज़ पकड़ के सिर्फ सीसेट के दम पर अगर प्री निकाल के लिए तो मेंस में आपको घाटा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके तो इंटीग्रेटेड पैटर्न की जो स्ट्रैटेजी के बारे में विवेक बता रहे थे आपको, बेसिकली स्टूडेंट के मन में भ्रांतियां हैं कि हम सर पहले प्री कर लें फिर मेंस कर लें। मेरा मानना है प्री और मेंस एग्जामिनेशन के हिस्से हैं और प्री बेसिकली आपका एलिमिनेशन राउंड है, तो प्री के बेसिस पर सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। हाँ, प्री उसका एक पार्ट है, प्री के साथ हमें चलना है, प्री क्लियर करेंगे तभी आप मेंस लिखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात है, ये प्री के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना मेंस के लिए आवश्यक है। तो इसलिए इंटीग्रेटेड पैटर्न आप फॉलो कीजिए, सभी स्टूडेंट्स को हमारी सलाह है, इसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और दूर दराज जो बैठे हुए छात्र हैं या जो इस वीडियो के माध्यम से हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर सलाह है कि आप ये ना सोचें कि प्री एक बेसिक स्टेज है, उसके बाद उसका हाई लेवल पूछा जाएगा। हाई और लो लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट का हाई लेवल कुछ नहीं होता। बस इतना है कि आप सब्जेक्ट में कितनी गहरी कमांड रखते हैं। तो जैसा विवेक ने अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ कि अलग अलग मुद्दों पर किस तरह से वो आगे बढ़े और किस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम को परफॉर्म किया। विवेक, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो 6 आवर्स आपको बैठना है एक दिन में, तो उसको लेकर आपने कैसे प्लानिंग की थी कि 6 घंटे हमको लिखना है? तो क्या इस बात का फर्क पड़ा कि आप क्लासेस 3 घंटे डेली करते थे, इसका बेनिफिट क्या आपको मिला 6 घंटे बैठने में? यस, क्योंकि 6 घंटा लिखना वो अलग अपने आप में टास्क हो जाता है। मतलब इस बार मेंस में तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सबको ही पता है, तो नॉलेज भी टेस्ट हो रहा था, साथ में तो स्टैमिना और एंड्योरेंस भी टेस्ट हो रहा था। तो फटाफट लिखना, एक तो हाथ भी पेन करने लगता है। एक टाइम के बाद 3 घंटा पेपर हो गया, हाथ पेन हो रहा है, 6 सेकंड पर फिर लिखना है। तो अगर आप 3 घंटा मैं यहाँ पे क्लास कर चुका हूँ, तो 3 घंटा बैठने की बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, कि आदत है एक साथ पूरे बैठे 3 घंटा पास में, बहुत सिंपल चीज़ हो गई थी एक टाइम के बाद। और घर में जब अपन ऐसे लिखते हो, टाइमर लगा कर हम लिख रहे थे, 1.5 घंटे में लिखना है, धाड़ राइटिंग बना के रखनी है, तो वो एक प्रैक्टिस और टाइम बना के लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है। 3 घंटा फिर कोई बड़ी चीज़ रहती नहीं है। और जितना ज़्यादा हो सके लिखिए। हम लोग तो सर हमेशा ये बोलते थे, लिखो 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 लिखो, और वो एक टाइम के बाद सही में लिखो ही हो जाता है। और बहुत हेल्पफुल होता है लिखो, लिखना। और वो क्योंकि 3 घंटा लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, सब चाहिए रहता है। क्योंकि यार 3 घंटे में आपको तो माइंड भी एकदम क्विकली काम करना, सोच ज़्यादा सकते नहीं वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखने की होती है। नंबर मिलते 50-60% रहते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिखना पड़ता है और क्विकली लिखना पड़ता है। तो 3 घंटा अगर आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्लास करते हैं 3 घंटे की, बहुत बेनिफिशियल रहता है। कुल मिलाकर राइटिंग प्रैक्टिस का बेनिफिट आपको उठाना है। और जैसा कि पाथ का एक सिस्टम रहा है कि 3 आवर्स की क्लास होती है, तो बेसिकली इसका प्लान ही यही है, स्ट्रैटेजी यही है कि एग्जाम हॉल में 3 आवर्स आपको एक पेपर देना है, फिर सेकेंड हाफ में पेपर 3 आवर्स का। इट मीन्स 6 आवर्स इन अ डे आपको बैठ के तैयारी करनी है, लिखना है। उसके लिए डेफिनेटली स्टेमिना चाहिए। तो जैसा विवेक ने कहा, मान लो गर्मी के दिन में, और लगभग हर वर्ष मेन एग्जामिनेशन गर्मी के दिनों में ही हो रहा है, तो गर्मी भी बर्दाश्त करनी है और आपको साथ में आंसर्स भी लिखना है विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 7 पेपर्स का जो कैलकुलेशन आपके सामने विवेक ने प्रेजेंट किया, एक मतलब गुड़ मेहनत करनी चाहिए आपको और गहन अध्ययन के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, शॉर्टकट्स का कोई स्थान नहीं है किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में, और ये सभी एग्जामिनेशन में हेल्दी कंपटीशन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपको अपने कंपटीशन को पहचानना होगा कि माहौल किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो शॉर्टकट पर बिलीव मत कीजिए, छोटे छोटे फैक्ट्स के ऊपर पीछे मत भागिए कि हमको कहाँ सही मिलेंगे, क्योंकि आप 10 बुकलेट सामने रखते हैं फिर तैयार करते हैं। तो बेटर होगा कि पहले कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए, संकल्पनाओं पर जाइए, संकल्पनाओं का अध्ययन करके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए आपको किस तरह से इसमें कामयाबी मिलती है। विवेक, मैं पूछना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर का या करंट अफेयर्स को आपने कैसे हैंडल किया? यस, न्यूज़पेपर का बहुत ज़रूरी पार्ट रहता है, क्योंकि इस बार जैसे डिमोनेटाइजेशन सभी जानते हैं, एक लाइव इशू था, बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आए थे। जो हमारे पास में ऐसे क्लास थे, सुशील त्रिवेदी सर, उनके पे एडिटोरियल आया था, बहुत से एडिटोरियल आए थे, हिंदू में आए थे, नव भारत, हितवादा, और बहुत सारे डिबेट जो थे, स्पेशली जोसेफ अर्नब गोस्वामी, बहुत अच्छे डिबेट्स थे। उनके जो पैनलिस्ट थे बहुत फैक्ट्स में बात करते हैं, तो फैक्ट्स वहाँ से गेन कर सकते हो आप। जैसे अपना मैल न्यूट्रिशन सीजी में एक लाइव इशू है, अभी भी है, इस बार पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। तो हितवादा में आया था कि मैल न्यूट्रिशन कहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो सरगुजा में सबसे ज़्यादा है और हमारे फिर दुर्ग में कम है,
केरला में, फिर यहाँ पे इंडिया में सबसे कम है। हमारा जो माइल न्यूट्रिशन है वो साउथ अफ्रीकन जो अफ्रीकन कंट्रीज जो नाइजीरिया वगैरह है उनसे भी ज़्यादा बुरा है। तो वो न्यूज़पेपर में मिल जाता है, बहुत सारे कंट्री से मिल जाते हैं। देन फिर मतलब प्रॉब्लम से विद ट्राइब्स, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से उसमें डिटेल में दिया रहता है कि ये प्रॉब्लम है, उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो वो अच्छे भाषा में, अच्छे लैंग्वेज में आप अपने प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो जब ऐसे लिखते हो तो वो बेनिफिशियल रहता है कि आप ऐसे लिख रहे हो ना, तो उसमें आप डाल सकते हो ये पॉइंट्स है। सर जब मैं मैल न्यूट्रिशन कैसे लिखा था तो उसमें मैं लिखा था कि सबसे पहले सरगुजा में इतना 64 है, सबसे ज़्यादा है, और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत अच्छे उसमें पॉइंट्स मिल जाते न्यूज़पेपर में। देन हिंदू एडिटोरियल से रहती हैं, स्पेशली ऑफ इकोनॉमिक इशू, GST का जो लाइव इशू था उसमें बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल आए थे और ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल था। लेकिन एक और हाँ, जो TV का है अंदर को मेरे डिबेट्स ज़रूर देखिएगा, वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल रहेंगे वो डिबेट्स उनके, स्पेशली दोज ऑफ इंग्लिश मीडियम। वो लैंग्वेज भी उनकी इतनी सही रहती है कि प्रॉपर मिल जाता है कि आपको अच्छा ऐसी लैंग्वेज में लिखना है तो आप स्पेशल उसमें कोट कर सकते हो, तो बहुत अच्छा रहता है ये। जैसे एक होता है कि रिलेशन विद पॉलिटिक्स विद डेमोक्रेसी, क्योंकि इस बार पूरा बीजेपी यूपी में कवर कर चुका है, तो सबको ये कि डेमोक्रेसी डेंजर में आ जाएगा, तो उन्होंने डिबेट किए थे इस बारे में। तो वो उनकी जो लैंग्वेज थी बहुत अच्छी, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बहुत बेनिफिशियल था कि ये आपको सीधे सीधे ऐसा दिख रहा है, कोई हमारे पास अपोजिशन नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा वो बेनिफिट था न्यूज़पेपर्स और TV का। ओके, ओवरऑल करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। सब्जेक्ट्स बेसिकली अपनी जगह है, बेसिक्स, और उसके ऊपर करंट अफेयर्स को पढ़ना अपने आप में उसको केक के ऊपर आइसिंग करने के समान है, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स आपकी थेरीज को रेलेवेंट बना देते हैं। उनमें करंट अफेयर्स डालने पर उसका लाइवली जो नेचर है वो बढ़ जाता है, लाइव हो जाता है वो कॉन्सेप्ट आपका, और उस कॉन्सेप्ट को हम करंट के साथ जोड़कर बेटर प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसमें योजना कुरुक्षेत्र और आपके कोई एक मैगजीन हो सकती है, मे बी दर्पण, मे बी क्रॉनिकल, जो आपको ठीक लगे वो फॉलो कर सकते हैं। और बाकी ऑल इंडिया रेडियो है, DD न्यूज़ के डिस्कशंस हैं, अटल गोस्वामी के डिस्कशंस हैं, इन सभी को आप फॉलो कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और करंट अफेयर्स के अपने नोट्स आप तैयार कीजिए। तो विवेक, आपने क्या अपने नोट्स तैयार किए थे करंट अफेयर्स के? यस सर, डेली हम नोट्स तैयार करते थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जो से एडिटोरियल्स थे उसका फोटो क्लिक करके रख दिए, तो फिर लैपटॉप में फोल्डर रहता था कि करंट इशूज एंड प्रॉब्लम्स इन CG। उसमें मेरे पास अराउंड विद इन 2 मंथ मेरे पास 50-60 फोटोज हो गए थे, उसमें से 2-3 टॉपिक आ गए। तो 8 जब 4 या 8 नंबर के आ जा रहा है, जो आपके पास रेडी है, सोचना नहीं पड़ता है, फटाफट हाथ चल जाता है, बहुत ईजी पड़ता है वो सब चीज़ें। पब्लिक डेप्थ था तो वो एक रेडी था टॉपिक, सोचना नहीं पड़ा, फटाफट हाथ चल जाता है उसमें। वो एक एज बन जाता है कि डाटा याद है, कौन सा रैंक है और क्यों है, ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसको लेके, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए लेकिन विद सोशल प्रोग्रेस चाहिए, वो फिस्कल पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो और पेपर में भी आया था, वो प्रॉपर हमारे पास फोटो खींची हुई रहती है, तो उसके बाद पढ़ लो एग्जाम्पल जाने से पहले, रिविजन टाइम बेस्ट, वो माइंड में सेट रहता है, फटाफट हाथ चल जाता है, टाइम लगता नहीं पेपर में। और फिर वो जो टाइम बचता है दूसरे पेपर में, दूसरे क्वेश्चन में सोचने वाले उसमें डाल लो, वो अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों देखा हमने विवेक गांगुली को, और अपने पेपर दिया है, CGPSC मेंस 2000 अटेम्प्ट लिया है, और हम चाहेंगे कि आप इंटरव्यू तक पहुँचें, और ढेर सारी शुभकामनाएं विवेक को। और बाकी सभी दोस्तों से अपील है, जितने भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, इस एग्ज़ाम को एक हेल्दी एग्ज़ाम के तौर पर देखिए, हेल्दी कंपटीशन पर विश्वास कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए कि आप अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, शॉर्टकट्स नहीं अपनाइएगा, PSC लगभग साल भर तैयार कीजिए, साल भर के बीच में छोटे मोटे एग्जाम्स ट्राई नहीं करें, अदरवाइज आप डेविएट हो सकते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स के कारण। कम से कम 1 साल पढ़िए, इंटीग्रेटेड पैटर्न में पढ़िए, वो आपको हमेशा लाभ पहुंचाएगा। और आप देख रहे हैं आपके सामने विवेक भी बैठे हुए हैं, इन्होंने तैयारी की। तो विवेक, ढेर सारा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेंस लिखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप फाइनली एक पोस्ट लेकर आगे बढ़ें और आपको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिले, यही आपके लिए ढेर सारी कामना है। और इस वीडियो के साथ मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।